नारे तकबीर, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। और फिर एक बार अदबन हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर साहब से, जिन बागर बिल्लों ने उस मोर्चे के अंदर बदतमीजी करे, धमकी दिए, खुलेआम जान से मारने की धमकी दिए, चीरफाड़ करने की धमकी दिए, घरों के ऊपर हमला करने की धमकी दिए, अगर उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल नहीं की गई तो अगला मोर्चा मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा। इम्तियाज जलील साहब थे जिन्होंने अमितेश कुमार के आंखों में आंख डाल के बात किए थे और तेरी एमपीडी कैंसिल हुई थी, भूल गया रे तू वो दिन। और बोलता है, पब्लिकली बोलता है या किसी को फोन पे बोलता है, मेरी लड़ाई मजलिस से नहीं है, मुसलमानों से नहीं। इम्तियाज जलील, अरे तेरी औकात है क्या इम्तियाज जलील से बात करने की, लड़ने की? बात रखना चाह रहा हूं तो सब संजय सिरसाट बनेंगे और सब एक दूसरे के जो है तो गले पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये मेरे शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने औरंगाबाद में दी है कि औरंगाबाद में सियासी इत्तेहाद पैदा हुआ। किस तरीके से इम्तियाज जलील साहब ने बड़े बड़े घोटालों को बाहर निकालने की कोशिश की, तो इन लोगों ने बौद्ध समाज और मुस्लिम समाज के बीच में तेढ़ निर्माण करने जैसी सिचुएशन को पैदा कर दिया। भूखे पेट रहकर जनाब नासिर सिद्दीकी साहब का, जनाब इम्तियाज जलील साहब का हमने बहुत कड़ी मेहनतों से काम किया। कोणाला लपटणार नाही, जे कायद्याची भाषा आहे त्या कायद्याच्या भाषेत आम्ही तुम्हाला सांगणार। इम्तियाज जलील साहब, आप इलेक्शन में किसी को टिकट दे या ना दे, लेकिन हम इंशाअल्लाह आपके साथ सीना सफर होकर हर वक्त खड़े रहेंगे, हर वक्त मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। सच्चाई को निकालने का अगर किसी ने अगर हिम्मत बताई है तो बताइए इस वक्त औरंगाबाद या महाराष्ट्र में किसी ना के चाटियां डालने का काम, गिराने का काम, पार्टी से गद्दारी का काम, बराए मेहरबानी मत करो, क्योंकि ये हमारा नहीं आने वाली नस्लों का सवाल है। मन्नत तक आते गए, मन्नत तक आते गए, लेकिन एमआईएम ने मुझे चांस दिया और मैं आज एमआईएम का दलित कॉर्पोरेटर एमआईएम से चुन के आया हूं। अरे यहाँ बैठे इम्तियाज जलील के सिपाही, आजा कभी भी फोन कर, बात कर, बुला। इम्तियाज जलील बहुत दूर है, हम है यहाँ पर। यहाँ की आदत सतर्क होगी और उन्होंने ये शुरू कर दिया कि दलितों और मुसलमानों में झगड़ा कैसा हो जाए, वो बहाना ढूंढते रहे, तो यहाँ पे मिल गया उनको। एक मकसद के तहत यहाँ पर हम सब जमा हुए हैं और उस मकसद को पूरा करने के लिए जो भी यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे, उस मकसद को पूरा करने के लिए हमारे स्पीकर जो भी आपको हिदायत देंगे और इस मकसद को पूरा करने के लिए जो भी यहाँ बात रखी जाएंगी, तो इंशाअल्लाह हम तमाम कारकुन मजलिस उस पर अमल करेंगे और तमाम कारकुन मजलिस उसको औरंगाबाद शहर में फैलाएंगे और तमाम कारकुन मजलिस इस बात की भी जो है जानकारी रखिए, तमाम कारकुन मजलिस इस बात को भी समझिए कि आने वाले दिनों में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस बात की भी हमें परवाह करना चाहिए कि हमने 12 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में औरंगाबाद में जो जो काम किए हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद में अवाम के लिए जो काम किए हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवाम के बीच में जाकर जो काम किए हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवाम के खाते को फांदा लगाकर जो अवाम का साथ दिया है और हम 12 साल से तकरीबन 12 साल से अवाम के बीच में रहे हैं और अवाम का काम किए हैं, ये हमें अवाम को बता रहा है, ये हमें औरंगाबाद को बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा नासिर सिद्दीकी साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, समीर साजन बिल्डर साहब, हाजी इसाक साहब, मोहम्मद असराफ साहब और आए हुए सभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन। आप सब लोग जानते हैं कि हमने बीते दिनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए औरंगाबाद शहर के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने
और जमात के सभी साथियों ने दोनों भी इलेक्शन में, चाहे एमपी का इलेक्शन हो चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, यहां पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सभी कारकुनों ने अपने जान माल वक्त लगाकर मजलिस का साथ दिया, लेकिन कुछ कोताही हमसे भी हुई और हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आप सब लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जितने भी औरंगाबाद जिले के कारकुन हैं, आप सब लोग तारीफ काबिल है कि आपने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जितने भी उम्मीदवार खड़े थे उनको जिताने में पूरी ताकत को लगाई। लेकिन अब आने वाला जो वक्त है, उन वक्तों में हमारे सामने बहुत सारे इलेक्शन, महानगर पालिका के इलेक्शन, जिला परिषद के इलेक्शन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के भी इलेक्शन हमारे सामने आने वाले हैं। और औरंगाबाद शहर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की महाराष्ट्र की रीढ़ की हड्डी, आप लोग तो जानते हैं कि औरंगाबाद शहर के ऊपर महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नजर होती है औरंगाबाद शहर के ऊपर। और यहां पर ग्राउंड लेवल के ऊपर जनाब इम्तियाज जलील साहब के साथ साथ स्टेज पर जितने लोग यहां मौजूद हैं और आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग सब लोग अपनी अपनी तरीके से मजलिस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और जो छोटे मोटे जो भी मसले मसाइल गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को जो तकलीफ देने के लिए जो कमेटियां बनाई जा रही है, जो कानून बनाए जा रहे हैं, वक्तन वक्तन उसके खिलाफ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अपनी आवाज को बुलंद करते जा रही है। जितने भी नौजवान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से ताल्लुक रखते हैं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए अपने वक्त को देते हैं, अब जो वक्त अभी आने वाला है, आप लोग जानते हैं कि महानगर पालिका का इलेक्शन कितना कठिन इलेक्शन होता है। उसमें बड़ी बारीकी से उम्मीदवार को जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ता है। और आप लोगों को एक बात बता दो कि हम ये ना समझे कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जो अवाम के बीच में 24 घंटे रहकर काम कर रही है। लेकिन हमें गफलत में भी नहीं रहना है कि दुश्मन जो है वो भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो हमें हर चीज पे नजर रखनी है। इलेक्शन का जो टाइम रहता वो नौजवानों को बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना पड़ता। और जो बुजुर्ग हमारे यहां मौजूद हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप लोग जो आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस नौजवानों को दे और आगे कैसा काम करना है ये काम भी आप लोग जो है तो सभी नौजवानों को बताएं। आज की जो मीटिंग रखी गई है ये इम्तियाज जलील साहब ने रखी है, इसका अनुमान तो किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन अभी बात चल रही तो मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं। सर साहब कर सकते हैं? ठीक, इलेक्शन की बात तो मैं कर रहा हूं। ऐसा ना हो कि इम्तियाज साहब आने के बाद में कुछ और बात करे फिर बाद में लोग बोलेंगे कि आप क्या बात कर रहे थे। हाँ, एजेंडा मालूम नहीं है, लेकिन मेरा ये बोलना है कि हमने जो है तो आमदार के इलेक्शन में रात भर जागकर भूखे पेट रहकर जनाब नासिर सिद्दीकी साहब का, जनाब इम्तियाज जलील साहब का हमने बहुत कड़ी मेहनतों से काम किया, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ। लेकिन अब इसके आगे जनाब इम्तियाज जलील साहब की रहनुमाई में हमें महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति के इलेक्शन को लड़ना है और इसका सामना करना है। ना के औरंगाबाद जिला, पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन अभी लगने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपोजिशन के अंदर आज की तारीख में कोई जमात अगर काम कर रही है तो वो जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। ना आपको कांग्रेस का कहीं परचम दिखाई दे रहा है,
ना राष्ट्रवादी का परचम कहीं दिखाई दे रहा है। जहां भी मजलूमों के ऊपर जुल्म हो रहा है वहां पर एक ही आवाज सुनाई दे रही है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब की आवाज सुनाई दे रही है। तो जनाब इम्तियाज जलील साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए हमें हमारे लोगों को सिस्टम के अंदर भेजने की बहुत जरूरत है। हमारे जमात के नुमाइंदे सिस्टम के अंदर रहेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हालात हाजरा के अंदर क्या कानून पास किया जा रहा है, महानगर पालिका के अंदर क्या कानून पास किया जा रहा है। आज आप लोग सुबह उठकर रोज पेपर को पढ़ रहे हैं, यूट्यूब टीवी के ऊपर देख रहे हैं महानगर पालिका कैसी अपनी मनमानी चला रही है। बारिश का टाइम है, जून जुलाई चालू हो गया है, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर हमारे नुमाइंदे आज सरकार में होते या हमारे नुमाइंदे आज आमदार या खासदार होते तो इसकी मजाल नहीं थी, कोई कमिश्नर की मजाल नहीं थी जो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाए। आज औरंगाबाद जिले के अंदर 7 आमदार, 1 खासदार और 3-4 मिनिस्टर लाल बत्ती लेकर घूम रहे हैं। लेकिन हम तो पोजीशन में बैठे हैं, हम हमारी बात नहीं कर रहे। लेकिन आज पड़ेगांव और मुकिनवाड़ी के अंदर जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर खासदार के इलेक्शन के अंदर शिवसेना को वोट दिया, जिन लोगों ने आमदार के इलेक्शन के अंदर बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया, आज उन्हीं के आंखों के सामने उनके आशियाने को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को उड़ाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि लोग वक्त आने पर जात पात को देखकर वोट करते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा उम्मीदवार होना चाहिए था, इम्तियाज जलील जैसा बोलने वाला उम्मीदवार होना चाहिए था। आज मैं अभी पड़ेगांव से आ रहा हूं, असर की नमाज के बाद में पड़ेगांव गया था। ऐसा हाल करती है, जिसका जैसा दिल बोल रहा वैसे मार्किंग कर रहे और जिसका जैसा दिल बोला वैसा तोड़ दे रहे। बोलने वाला कोई है नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि हमने हमारे 2 बड़े नुमाइंदों को हमने बहुत एकदम नजदीक लाकर हमने जो है तो इम्तियाज जलील साहब को, नासिर सिद्दीकी साहब को सीट तो खो दिए। लेकिन अब इसके आगे आप लोग अहद करो कि आने वाले नगर पालिका, महानगर पालिका और जिला परिषद पंचायत समिति में इंशाल्लाह हम लोग ताकत के साथ लड़ेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। खुदा तशरीफ फरमा तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान तो नहीं बोलता हूँ, जमात के जिम्मेदार सभी का नाम लेना मुनासिब नहीं, क्योंकि मुख्तसर वक्त में मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। आज जिस मौजू पर ये मीटिंग है उसका इल्म तो हमें है नहीं, उसका इल्म तो हमारे अली जनाब इम्तियाज जलील साहब को ही है। मौजू से हटके 2-3 बातें जो मेरे जहन में है मैं बता दूँ कि औरंगाबाद की तारीख में अगर किसी सियासी जमात ने तरक्याती काम किया उसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पिछले 11 वर्षों में मजलिस ने शहर के ख़दीम इलाकों में जो काम किए उसमें हमारे MP, हमारे MLA अली जनाब इम्तियाज जलील साहब की सरपरस्ती में तमाम कारपोरेटर्स, हमारे वर्कर्स, जिम्मेदारान, ओहदेदारान तमाम ने काम किया अपने अपनी सतह पे जो मुनासिब हो। खास बात यह है कि 5 वर्ष पहले कारपोरेशन की बॉडी खत्म हो गई और उसके बाद हमने देखा कि कारपोरेशन में ना तो कभी कोई शिवसेना का कारपोरेटर देखा गया, ना कोई बीजेपी का कारपोरेटर था। अगर कोई था वहां पर तो मजलिस के कारपोरेटर और मजलिस के वर्कर, मजलिस के ओहदेदार और मेरे और आपके कायद इम्तियाज जलील की सरपरस्ती थी। आपको एक बात बता दूं, मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि दोनों नशिस्तें, असेंबली की दोनों नशिस्तें हमने जीती है। ये बदमाशी है, बेईमानी है कि हमें हराया गया। पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह 75 लाख वोटों का डिफरेंस किया गया था, उसमें औरंगाबाद की दोनों सीटें थी। मैंने और नासिर भाई ने इस सिलसिले में हमने मालूमात जब निकाले तो नासिर भाई की सीट 7000 वोट से और इम्तियाज जलील साहब की सीट 11000 वोटों से जीती हुई है। ये हमारी बेईमानी है
हमारे साथ की गई बड़ी बेईमानी है। चलो इस मौजू से हटते हुए मैं कुछ नई बातें करता हूँ कि अदब कैसा होता है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये मौजू क्या है। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ कि खातून, बड़ा गौर से सुनो, काम की चीज़ है। खातून दुआ करती है कि या अल्लाह मुझे जो औलाद हो वो बड़ी अदब और एहतराम वाली रहे। लिहाजा उसकी ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी कर देते। उसे जो बच्चा पैदा होता है वो बड़ा होके हर गली में जाते आते सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम करते फिरता। उसकी पड़ोसन को बड़ा टेंशन आता है कि यार इसको बड़ा अदब वाला बच्चा हो गया, काश मेरे को भी ऐसा बच्चा हो जाए, इससे थोड़ा अदब वाला, तो मजा आ जाएगा। होता यह कि उसने भी दुआ कर दी कि या अल्लाह मुझे भी ऐसे ही बच्चा दे, बल्कि इससे थोड़ा आगे वाला दे। और इत्तेफाक ऐसा होता है कि अल्लाह ताला उसे दो बच्चे देने का फैसला करता है, लेकिन उसकी डिलीवरी 9 महीने के बाद 10वां महीना भी लग जाता तो होती नहीं। बाद में डॉक्टर्स जाके पता लगाते कि वजह क्या है, तो मालूम पड़ता है कि भाई दोनों बच्चे अंदर से पहले आप कर रहे हैं। तो ये इस तरह के मामला, मैंने ये मौजू इसलिए छेड़ा है कि हमारे पास सियासत में अक्सर ऐसा होते आया है कि पहले आप में हमारा काम खराब होता। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे नासिर सिद्दीकी साहब मौजूद है, असरार साहब मौजूद है, यहाँ पर समीर साजिद बिल्डर मौजूद है। ये लोगों ने जो काम किया, मैं चाहता हूँ कि एक जबरदस्त तालियां बजाए। इन्होंने एक तारीख मुरक्कब की औरंगाबाद। पर्सनली इसलिए भी कहता हूँ कि बॉडी जाने के बाद बार बार किसी भी मौजू पर किसी भी इलाके में जाकर अपनी बात रखना और उसको मनवाने की कोशिश करना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं समझता हूँ कोई भी सियासी जमात इस तरह का काम नहीं करती। ये देन तो मेरे शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने औरंगाबाद में दी है कि औरंगाबाद में सियासी इत्तेहाद पैदा हुआ। आप जानते हैं, भले हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन हार दिया, असेंबली का इलेक्शन हार दिया, लेकिन हम औरंगाबाद के लोगों के दिलों को जीतने में कामयाब रहे। आप जानते हैं कि इम्तियाज जलील साहब की जो लोग खतरे करते हैं, जब हम उनके साथ में जाकर बेरून शहर में देखते हैं तो उनके साथ सेल्फी लेने को लोग तड़पते हैं। परसों ही परवनी में मैंने देखा कि इम्तियाज जलील साहब भी क्या, नासिर सिद्दीकी साहब भी क्या, समीर साजिद बिल्डर भी क्या, लोग इनके दीवाने। और ये दौर सिर्फ मजलिस की वजह से, दूसरी पार्टी में भी बहुत से लीडर है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्हें कोई इतनी मोहब्बत करता है। कहते हैं ना कि चिरागों की हिफाजत करते करते हवा को रुख बदलना आ गया है, और कहाँ तक आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना आ गया है। तो ये दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह के साथ से कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन आसान तो नहीं है। आपको एक बात बता दूं कि 4 हल्कों में 40,000 वोटों का फासला है। 40,000 वोटों में कम से कम 15 से 20,000 15,000 वोट हमको लेना है जीतने के लिए। हर सीट के ऊपर कुछ बदमाशी हमारे साथ कारपोरेशन की इंतजामिया करेगी, ऐसे वार्ड जोड़ने की कोशिश करेंगे कि इनकी सीटें ना आए। अब हमें वहां पर बहुत समझदारी से काम करना होगा, क्योंकि कुछ इलाकों में जैसा अर्जुन नायकवाड़ी की एक सीट है, उसको सीटों में डिफरेंस कर दिए तो वो हमारी एक सीट कम हो जाएगी। गब्बू कुरैशी की जो सीट है उसे सीट अगर उधर डाल दिए तो वो एक कम हो जाएगी। बहुत से इलाके हैं जहां पर हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए बड़ी संजीदगी के साथ इस हालात का मुकाबला करने के लिए ऐसे उम्मीदवार जो माशी तौर पर भी मजबूत हो, सियासी तौर पर मजबूत हो, और पार्टी की तरफ से उन्हें पूरी ताकत पीछे से दी जाए, तो इंशाल्लाह हम 25 का नहीं 30 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उसके लिए बड़ी समझदारी से दिलों को मिलाकर, मुत्तहद होकर, आपसी रंजिशें खत्म करके, एक चिट्ठी आ गई है मोहब्बत भरी, तो इंशाल्लाह बात को मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा। कुछ और बढ़ गए अंधेरे तो क्या हुआ, शायर कहता है कुछ और बढ़ गए अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलवे शहर से। खुदा पण मिटिंगचं कारण आता हे गुप्त आहे, साहेब आल्याच्या नंतर आपल्याला कळलं। आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या समोर कॉर्पोरेशन इलेक्शन आहे, महानगरपालिका, तर त्या पद्धतीने आपल्याला सर्व वार्डामध्ये कोणत्या पद्धतीने काम करायचं आहे, आणि जे सिनियर मंडळी जे आपले कॉर्पोरेटर आहेत, जे निवडून आलेले आहेत, यांना या बाबतीत सर्वात जास्त अनुभव आहे, आणि आपले जे पदाधिकारी असतात त्यांना सुद्धा याचा अनुभव आहे।
म्हणून त्यांना अनुभव आहे. त्याने चांगल्या पद्धतीनं ज्यावेळेस वाघची रचना होईल त्यावेळेस त्या वाघच्या रचनावरती अत्यंत काळजीपूर्वक लक्ष ठेवावं लागेल, जेणेकरून आपण महानगरपालिकेमध्ये आपल्या सगळ्यात जास्त नगरसेवक या ठिकाणी निवडून आले पाहिजे. त्यासाठी आम्ही सुद्धा या पद्धतीने कामाला लागलेलो आहे. अनेक संघटना, दलित संघटना त्या आपल्यासोबत यायला तयार आहे. पण आम्ही आता समीर भाई सोबत त्यांची मीटिंग घेणार, शाहिद भाई सोबत त्यांची मीटिंग घेणार, त्यानंतर आम्ही नासर भाई सोबत त्यांची मीटिंग घेणार. आपले पण चांगले मोठाले पक्ष आहे आणि ते पक्ष आपल्यासोबत येण्यासाठी तयार आहे. आणि सगळ्यात मेन महत्वाची बात म्हणजे माझे काही मित्र वंचित बहुजन आघाडीमध्ये सुद्धा आहे आणि त्यांचं सुद्धा इच्छा आहे का बाबा कार्यकुशल न व्हायना आम्ही एमआयएम सोबत येण्यासाठी इच्छुक आहे. ही आतली बात आहे, त्यांच्या आतली बात आहे. ते वंचित आपल्यासोबत येण्यासाठी तयार आहे. आणि मला असं वाटतं का जर वंचित समजा आपल्यासोबत आली तर औरंगाबादमध्ये ज्या पद्धतीने आपण जागेदावरती एक धमाका केला होता आणि तो धमाका आपण यावेळेस कॉर्पोरेशनमध्ये महानगरपालिकेमध्ये मेयर म्हणून आपला हा एमआयएम पक्षाचा राहील अशा पद्धतीने आपण काम करू आणि ताकद अशा पद्धतीने लावायची. अस्सलाम वालेकुम. जैसे कि सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं और अपनी बात रखने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या एमआईएम पार्टी औरंगाबाद में आई थी तो किस तरीके से सफर का आगाज हुआ था, किस तरीके से जो है तो संगठन पे काम किया गया था और आज तक जो पार्टी चलती हुई आई है वो आपके और हमारे और संगठन की मजबूती की वजह से आई है. नगर सेवक, एमएलए और एमपी ये बात का पाठ है. मैं समझता हूं कि सबसे पहले हमने अपने आपस के ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीके से मजबूत करना चाहिए, जिस तरीके से आपस में शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होने की जो सब बनाई जाती है वो बनाना हमको सबसे ज्यादा जरूरी है. यकीनन मैं भी सदर था, मेरी भी बहुत सारी कमियां हुई होंगी. मैं शहर में मुझे एक जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें भी मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी. बात करने में गलती होंगी, जोड़ने में गलती हुई होंगी, पहल करने में गलती होंगी या फिर झुकने में गलती हुई होंगी या मैंने देर की होगी. मगर हमको ये चीज समझने की जरूरत है, जिस तरीके से हमने औरंगाबाद के अंदर 3 इलेक्शन को या 2 इलेक्शन को हमने फेस किया है, आने वाले वक्तों के अंदर भी एक इलेक्शन होने जा रहे हैं. ये मीटिंग इम्तियाज जलील साहब के आने के बाद उसका असल टॉपिक आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो बात करनी चाहिए वो कहना चाह रहा हूं. हमको एक इलेक्शन नहीं बल्कि 1000 इलेक्शन आएंगे. 999 हम इलेक्शन हारेंगे लेकिन 1000वां इलेक्शन जीतेंगे. ये सिर्फ और सिर्फ हमारे संगठन की मजबूती के बुनियाद पर किया जाएगा. मैं तमाम मेरे जितने भी पदाधिकारी यूथ विंग के, मैं तुमको कहूंगा कि और हमको वार्डों में जाने की जरूरत है और हमको लोगों से जुड़ने की जरूरत है. आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, सबको मालूम है कि और ताकत से हमको इसके अंदर उतरने की जरूरत है. जिस तरीके से काका साहब ने बताया कि हमको कुछ संगठन से जुड़ने की जरूरत है, मैं कहता हूं कि शहर की तारीख के अंदर बौद्ध समाज और मुस्लिम समाज के इत्तेहाद को देखकर महाराष्ट्र में जो तहलका मचा था वो तहलका पूरे महाराष्ट्र में मचाकर हमको हिंदुस्तान में तहलका मचाना था. मगर मुखालिफिन ने देखा कि इस इत्तेहाद की अगर धमक फिर से इलेक्शन में आएगी तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे. हमारा अलायंस, ये 3 बंदरों को जो अलायंस है वो कहीं का नहीं होगा. एक इधर के पाले में है, एक इधर के पाले में है, तो उन्होंने एक साजिश को रचा. किस तरीके से इम्तियाज जलील साहब ने बड़े बड़े घोटालों को बाहर निकालने की कोशिश की तो इन लोगों ने बौद्ध समाज और मुस्लिम समाज के बीच में तेढ़ निर्माण करने जैसी सिचुएशन को पैदा कर दिया. मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहता हूं, रमई आवाज योजना की जब घोटाला सामने आएगा, जिस तरीके से बौद्ध समाज के गरीब लोगों के नाम पर जो पैसा खाया गया था वो जब बाहर आएगा तो बौद्ध समाज समझ जाएगा कि हमारी लीडरशिप कौन है, हमारा लीडर कौन है. इम्तियाज जलील साहब की सतह पर जाकर हमारे लिए लड़ रहा. मैं कौम की बात तो इसलिए कहना चाहता हूं कि राम मंदिर के मामले में जिस तरीके से हमारे साथ साजिश की गई, शाहगंज के मामले में जिस तरीके से साजिश की गई और जितने भी मामलात हमारे साथ गुजरे, चाहे गौरक्षक के नाम पे हो या फिर
बीफ के नाम पे हो या फिर बुरखे के नाम पे हो या फिर दाढ़ी टोपी के नाम पे हो, जिस तरीके से हमारे साथ जो सुलूक औरंगाबाद में किया गया, बल्कि महाराष्ट्र में किया गया, आपके साथ खड़े होने वाली आवाज इम्तियाज जलील आपके साथ मौजूद है, ये सभी को मालूम है। लेकिन दूसरे समाजों ने देखा, आदर्श के नाम पर, एपीएमसी मार्केट के नाम पर जिस तरीके से हमारे जैन समाज और मराठा समाज ने देखा कि एमआईएम पार्टी जैसी पार्टी और कोई दूसरी नहीं, यह साबित किया इम्तियाज जलील साहब ने आदर्श के घोटाले में 27,800 लोगों को जो पैसा मिला, सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज जलील साहब के नाम पर मिला, उनकी ताकत से मिला। देखो देखो कौन आया। मैं इम्तियाज जलील साहब का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और अपनी जगह लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर कायद जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब समीर साजिद साहब और मोहम्मद फातिह साहब और तमाम जिम्मेदारान मजलिस और मेरे तमाम साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैसे पोस्ट छोड़ के सनसनी पैदा करना और सुर्खियां बटोरना अगर कोई सीखे तो वो इम्तियाज जलील साहब से सीखे। आज आप तमाम लोगों को जो इनवाइट किया गया, उसकी गर्द व गायब, उसका मकसद इम्तियाज जलील साहब आपके सामने रखेंगे। इस मौके से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी पिछली हारों को से कभी भी अपने हौसलों को कम मत कीजिए। मैं एक शेर कहना चाहूंगा हमारे अपने तमाम लोगों के लिए कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अब हम वो बच्चे नहीं रहे जो अपने घुटनों के बल चल चल के जो तो बार बार गिरते रहे। मैदान जंग में वही गिरते हैं जो घोड़ों पर सवारी करते हैं। और हम इंशाअल्लाह अपना ये सफर आगे भी जारी रखेंगे। इस मौके से मैं आप तमाम नौजवानों से एक दरखास्त करना चाहूंगा कि एक शख्स कि जिसने आपके और मेरे अंदर एक क़यादत की रूह फूकी, एक शख्स जिसने आपको और मुझको अपने हक मांग कर और अगर मांग कर न मिले तो छीन कर हासिल करने की आदत डाली, एक वो शख्स कि जिसने बड़े बड़े अधिकारियों के सामने आपके अंदर ये हिम्मत पैदा कर दी कि आप बात कर सके, उसकी लाज रखना आने वाले दिनों में, जिसे हम और आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जानते हैं। मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साल 2014 से पहले या साल 2014 में कामयाबी के बाद भी मुखालिफिन मजलिस एक ही ढिंढोरा पीटा करते थे कि एक कट्टरपंथियों की जमात है। लेकिन मुबारकबाद का मुस्तहिक है हमारा कायद कि जिसने बताया कि जब कभी मुसलमानों को क़यादत का मौका मिले तो वो ये साबित कर सकता है कि वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की कायदाना सलाहियत अपने अंदर रखता है। और वो इम्तियाज जलील साहब ने एक मरतबा नहीं, सैकड़ों मरतबा इस बात को प्रूफ किया है। आपने हमेशा कोशिश की है कि समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाए। आपने हमेशा कोशिश की है कि बदगुमानी के खिलाफ आवाज उठाए। इम्तियाज जलील साहब, इस मौके से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा और बखुदा अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपसे ये वादा करता हूं इंशाअल्लाह कि चूंकि मेरा सहाफती सफर 20-25 साल पुराना है, मैंने हमेशा देखा था कि मुसलमानों के कायदीन दूसरे अपने सियासी आकाओं के सामने हाथ बांधकर खड़े रहा करते थे। मैंने देखा था कि 2014 से पहले कैसे महानगर पालिका के एजेंडे पर कौन बात करेगा, क्या बात करेगा, ये तय होता था जाना रोड के ऑफिस में। लेकिन ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और ये आपकी क़यादत है कि जिसने हमारे नुमाइंदों को अपना हक छीनने के लिए महानगर पालिका में भी आवाज उठाने का मौका दिया। और आज आप उसका नतीजा देखते हैं कि कैसे हमारे इलाकों के अंदर तरक्याती काम हुए। बिलाशुबा हमसे गलतियां हुई है, खामियां हुई है। इस मजमुए में बैठा कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं मुकम्मल हूं। मुकम्मल जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है मेरे भाइयों। इसलिए इस मौके से ये पैगाम भी देना चाहता हूं कि मुझ में 10 खामियां नजर आए, आप में एक खामी नजर आए, मुझे और आपको सर जोड़कर बैठने की जरूरत है।
हम अपने मसाइल को सरेआम ना उछाले, हम अपने मसाइल को चंद टिकटॉकर का इस्तेमाल करके सरेआम अपनी पगड़ी को ना उछाले। कम से कम उस कायद का ख्याल रखिए कि जो आपके और मेरे लिए हिंदुस्तान की गली गली भटक रहा है। इस बात का ख्याल रखिए, क्या खूब होता कि इम्तियाज जलील साहब एक सहाफती जिंदगी गुजारते। मैं जानता हूं कि एक मल्टीनेशनल, एक बड़े मीडिया हाउस में काम करने वाले एक ब्यूरो चीफ का क्या लाइफ स्टाइल होता है, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि आज इम्तियाज जलील साहब का 24 घंटे में से शायद ही 1 घंटा गुजरता होगा कि वो सुकून से बैठ सकते हैं। यह कोई प्लीज करने वाली बात नहीं है मेरे भाइयों। हर आधा घंटा नहीं गुजरता है, 1 घंटा नहीं गुजरता है तो पूरे महाराष्ट्र से कहीं से कोई भी गाड़ी आती है और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती है कि इम्तियाज साहब के साथ कम से कम एक फोटो ले लें। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जब तक मेरे पास अदालत की कुर्सी थी, आप यकीन जानिए कि कभी कभी जहन उब जाता है, दिमाग खराब होने लगता है कि क्या है ये, कितना टेंशन है, कितने कॉल्स आते हैं। तो मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इम्तियाज जलील साहब है कि जिसने तमाम अपनी आराइश और आसाइश को कुर्बान करते हुए एक मजबूत लीडरशिप को खड़े करने का अपने अंदर अज़्म जाहिर किया, और आज उसका नतीजा है कि हमारे अपने अंदर से कई सारे नौजवानों के अंदर ये उमंग है, ये हौसला, ये वसवसा है, ये हौसला अपने अंदर पैदा कर रहे हैं कि हम भी नुमाइंदगी करेंगे। नुमाइंदगी करने के बहुत सारे तकाजे होते हैं। सबसे बड़ी अगर कोई अपने अंदर सिफत पैदा करना है मुझको और आपको, तो अपने सीनों के अंदर इम्तियाज जलील साहब की तरह राजों को दफन करना सीखो। अगर इम्तियाज जलील साहब अपना मुंह खोलेंगे, ये मैं पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दरमियान बात रखना चाह रहा हूं, तो सब संजय सिरसाट बनेंगे और सब एक दूसरे के जो है तो गले पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये कोई मामूली क्वालिटी नहीं है। अगर आपके दरमियान, आपके पास किसी का कोई राज आता है, किसी की कोई खामी और कोई कमजोरी आती है, तो वो सीखिए अपने ख्याल से कैसे अपने दिल के अंदर वो दफन करके रखता है। बहुत सारी क्वालिटीज हमें इम्तियाज जलील साहब से सीखने की जरूरत है। मैं नासिर सिद्दीकी साहब को सलाम करना चाहता हूं कि इलेक्शन हारने के बाद बहुत सारे लोग वापस सड़कों पर नजर नहीं आते, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर है। मैं सलाम करना चाहता हूं समीर सारिस साहब की खिदमत को, वो इसलिए कि एक शख्स जिसने कई सालों तक कोशिश की कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला, उसके बाद भी चेहरे पर बल नहीं आया। आज भी न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे महाराष्ट्र में आज कोना कोना घूमने के लिए तैयार है। तो ये जो मिसालें हमारे सामने है, ये मिसालें तंजीम को मजबूत करती है, संगठन को मजबूत करती है। और अगर चाहते हैं कि तंजीम मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, तो हमें भी कहीं ना कहीं बुर्दबारी का नजरअंदाज करने का, इग्नोर करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। हर चीज को अपने आप पर लेकर या पर्सनल और जाती मफादात को लेकर हमें पार्टी के ऊपर अपने आप को, अपने पार्टी को सबसे ऊपर हमें रखना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर हम अपनी मजबूत पोजीशन, अपनी मजबूत क़यादत को खड़े कर पाएंगे। एक आखिरी बात कहूंगा कि बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत मेहनतों के बाद इन नौजवानों के ऊपर, आपके ऊपर, मुझ पर कई सारे पुलिस केसेस के बाद एक मजबूत क़यादत इस शहर के अंदर खड़ी हुई है। आप और हम 40 और 45 साल की उम्र में गुजर रहे हैं, पता नहीं है कि कब कौन सा आखिरी दिन आ जाए, लेकिन खुदा के लिए अपनी तंजीम को मजबूत करने के लिए एक चोटी का जोर लगा दीजिए, अपने जाती मफादात को बालाए ताक रख दीजिए, इसलिए कि अगर वो क़यादत मजबूत होगी, वो तंजीम मजबूत होगी, तो आप और मैं नहीं बल्कि आपकी और मेरी आने वाली नस्लें इस शहर के अंदर सर उठाकर जिएगी इंशाअल्लाह। और ये जरूरी है बहुत। इम्तियाज जलील साहब, आप इलेक्शन में किसी को टिकट दे या ना दे, लेकिन हम इंशाअल्लाह आपके साथ सीना सफर होकर हर वक्त खड़े रहेंगे, हर वक्त मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे ऐसे फैसले इम्तियाज जलील साहब के कि जिसने उनके अपने सियासी करियर को ही नहीं बल्कि उन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। बताइए किस मर्द मुजाहिद में इतनी हिम्मत थी कि वो यहां से लेकर मुंबई तक बिना किसी पुलिस सिक्योरिटी के एक तिरंगा रैली निकाले, वो हमारे कायद ने कर बताया।
बताइए, एक पालक मंत्री जिसके पीछे पूरा डिपार्टमेंट होता है, जिसके पीछे पूरी मिनिस्ट्री होती है, पूरी सरकार होती है, उसके भ्रष्टाचार को निकालने का अगर किसी ने अगर हिम्मत बताई है तो बताइए इस वक्त औरंगाबाद या महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है? तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब आपके हमारे इत्तेहाद की वजह से हो रहा है, और ये सब इम्तियाज जलील साहब की दूर अंदेशी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मंसूबाबंदी, सब नजरअंदाज करना, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना, सब्र करना, किसी की चीजों को अपने अंदर महदूद रखना। कभी कई सारे लोग होते हैं पार्टी के अंदर, कभी हम किसी की शिकायत करते हैं, कभी कोई हमारी शिकायत करता है उनके सामने, लेकिन मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से एक शख्स उठ के नहीं खड़े कह सकता कि इम्तियाज जलील साहब ने उससे कहा है कि शायद तेरे खिलाफ फलाने ने कहा, नासिर भाई तुम्हारे खिलाफ फलाने ने कहा। तो ये एक लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, ये अपने अंदर लाइए। हमें लीडरशिप इम्तियाज जलील साहब के साथ सेल्फी खींचने वाले लीडर नहीं है, उन्होंने हमारे अंदर, उनके अंदर जो जो क्वालिटीज है वो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने अंदर उसको लेकर आए। तो यही कुछ बातें थी। असल एजेंडा क्या था वो इम्तियाज जलील साहब जानते हैं। वो हूं के चक्कर में कभी किसी के सामने नहीं खुलते। वो हूं वाला मामला कब खत्म होगा नहीं मालूम है, लेकिन अब इंशाल्लाह खत्म करना पड़ेगा सर आपको। आपको हूं के चक्कर में समझ में आता धरना लेना क्या नहीं लेना, तो बोलते हो अरे भाई बोलो यार लेना आगे नहीं लेना। तो बहरहाल बहुत अल्लाह का शुक्र एहसान है इम्तियाज भाई कि अल्लाह ने आप जैसी लीडरशिप को औरंगाबाद में पैदा किया। हमने बता दिया कि जब कभी मोमिन के हाथ में भी इंशाल्लाह कमान आएगी तो एक मोमिन भी इतनी सलाहियत और हैसियत रखता है कि वो इंसानियत की खिदमत कर सके। मैं मुबारकबाद देता हूँ इम्तियाज जलील साहब को, और हम तमाम लोग हाथ उठाकर भाई से वादा कीजिए कि इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ भाई के सर को हमेशा ऊंचा रखेंगे इंशाल्लाह। और ये चूंकि जियाल और ये चूंकि एक जियालों की जमात है, और जाहिर सी बात है कि जब तक नारे न लगे तब तक हमारी जमात और हमारा मिशन और हमारा पैशन जाहिर नहीं हो सकता है। मेरे साथ नारे लगाए ताकि हम इत्तेहाद और वलवले के साथ आगे की जंग लड़ सके। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तमाम कॉर्पोरेटर्स, काका साहब काकड़े, हमारी बहन अंकिता और तमाम ही जिम्मेदारान सामने बैठे हुए सामाईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यकीनन आज की मीटिंग ऐसी लग रही है जैसा कॉर्पोरेशन बगैर नोटिस के पूरा शहर तोड़ते फिर रहा है। तो आज हमारे को बगैर नोटिस के पता ही नहीं कि हमारे साथ में क्यों बुलाया गया है, फिर भी पत्ते तो खोलेंगे तो ऐसे भी खोलेंगे इम्तियाज जलील साहब ने जैसा भी बताया है। फिर भी हम अपनी जो खड़े हैं कि कुछ बात करो तो बात कर ही लेते हैं। दोस्तों, बात करने के लिए देखिए टॉपिक है कि आने वाला जो इलेक्शन है उसके ताल्लुक से कुछ बातें हो जाए, और जहां तक मैं अपने दिल की बात आपके सामने रखूंगा, हो सकता है किसी को नागवार गुजरे और किसी को अच्छी भी लगे। देखिए, महानगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है और बहुत सारी सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी है। यकीनन इम्तियाज जलील साहब के पास भी बहुत अच्छा नाहे अमल, उनके पास कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो ख्वाहिशमंद हजरात होते हैं, यकीनन मजलिस से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया कि किसी ने सोचा नहीं था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की यही सोच है कि लीडर हमारे बीच में से पैदा हो, हम किसी की लीडरशिप के पीछे ना खड़े रहे बल्कि हम लोग खुद लीडर बने। इसीलिए अपना सा सिपाही जो कभी सियासत में था ही नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दो एमएलए के इलेक्शन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह में आया हुआ। भले शिकस्त हुई, कोई बात नहीं, अल्लाह के फैसले होते हैं, लेकिन आज हर इंसान जो उम्मीदों से आता है, और मजलिस के अंदर ये बात हमेशा कही जाती है कि आप लोग सियासी पार्टी में अगर काम करना चाहते हैं, यकीनन ख्वाब देखें आप लोग कि कॉर्पोरेटर बनेंगे, एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, ये ख्वाब हर एक को आना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम कितना वक्त देते हैं सबसे ज्यादा अहम होता है। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग पार्टी में आके तो अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं,
लेकिन ग्राउंड लेवल की क्या एक्टिविटी होती है वो उम्मीद तो पाते हैं कि हम लोग जो है इलेक्शन लड़ेंगे, हम यहाँ पे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। लेकिन आपको सियासत में जिस तरह की शाहिद भाई ने बताया कि बड़ी मुश्किल से इम्तियाज जलील साहब को 1 घंटा भी अपनी फैमिली के लिए मिलता होगा, यकीन जानिए उनके साथ में बैठे अगर सफर करें आपने तो उनका मोबाइल जब वो ऐसा करते हैं तो पूरी लाल लाइन आती रहती है उसके ऊपर, कॉल ही कॉल रहते हैं, कितने एक आदमी कितना कॉल उठाएगा। तो हम लोग भी जो है तो मेहनत करेंगे तो इम्तियाज जलील साहब तो नहीं बन सकते हैं, उनके 10% भी बन गए तो बहुत बड़ी बात है। हमको वक्त देना पड़ेगा सियासत के अंदर। देखिए कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया के हीरो होते हैं, सोशल मीडिया पे इतना बचते हैं कि आप बोलेंगे कि भाई इससे बड़ा लीडर तो कोई दिख ही नहीं रहा है, और ग्राउंड पे जाएंगे तो एकदम तो आप लोगों से यही कहना है कि हम लोग पार्टी के जितने वर्कर हैं, जो लोग ख्वाहिश पैदा करते हैं अपने अंदर रखते हैं ख्वाहिश, वो अवाम के बीच में रहना चाहिए और अवाम के लिए जितना लड़ सकते हैं प्रशासन से वो वहां पर हमारे को ताकत बताना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के ऊपर। हमने बड़े बड़े इलेक्शन जो है तो बहुत कम वक्त में, पिछले 10 साल की हमारी उम्र है पार्टी की, हमारी मजलिस की, लेकिन देखिए जो 50 और 70 सालों से जो लोग पार्टी वाले काम कर रहे थे उनको पछाड़ के हम लोग दूसरे नंबर पे आज पहुंचे, ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। यकीनन ये पार्टी बोले तो एक हमारे खानदान की तौर पर बन गया है। हम एक दूसरे के हर वक्त जो है तो मदद के लिए खड़े होते हैं, न सिर्फ हमारी मदद के लिए बल्कि आवाम जब जहां से भी आवाज लगाती है, हमारे तमाम चाहे कॉर्पोरेटर्स हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, मैं देखता हूं बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर इतनी तड़प होती है कि वो लोग भी अपने इलाकों के जब काम लेकर आते हैं तो उनके अंदर एक तड़प होती है। तो इसी तड़प मैं समझता हूं कि हर एक में पैदा होना चाहिए। पार्टी के अंदर हमारे कायदीन को हमने ये भरोसा दिलाना चाहिए कि एक इलाके से अगर 10 लोगों ने भी अगर टिकट मांगे, टिकट तो यकीनन एक ही को जाने वाला है, किसी एक को टिकट मिलेगा तो हम 9 के 9 उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है तो पार्टी का काम करेंगे। ये यकीन हमारे कायदीन को देना चाहिए, ना कि चाटियां डालने का काम, गिराने का काम, पार्टी से गद्दारी का काम। बराए मेहरबानी मत करो, क्योंकि ये हमारा नहीं आने वाली नस्लों का सवाल है। मैं आप लोगों को यही गुजारिश करूंगा कि मजलिस से जुड़े हैं तो दिल से जुड़िए, वरना अपना टाइम खराब मत कीजिए। पार्टी की पॉलिसी के ऊपर, पार्टी की आइडियोलॉजी के ऊपर, पार्टी के कायदीन के ऊपर आपको भरोसा होगा तो आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का दामन थामिए, क्योंकि हम देखते हैं कि ये लोग हजारों किलोमीटर का सफर करते हैं। इम्तियाज साहब ऐसी ऐसी तकालीफ को बर्दाश्त करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखिए आप कि कितने दिन अपने मकान पे रहते होंगे, नहीं तो यहां से औरंगाबाद से उठे करनूल गए, वहां से गुंटूर गए, वहां से कहीं और चले गए। दिन और रात ये लोगों का जो है तो आप जैसे लोगों को बनाने के लिए काम चल रहा है। तो मैं बराए मेहरबानी पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़े, आने वाले वक्तों के अंदर यकीनन जो लोग अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, यकीनन हमको जो बताना पड़ेगा कि हम सेक्युलर है और वो कम्युनल है, क्योंकि हम देख रहे हैं हर पार्टी का नुमाइंदा जो है तो आके कुछ न कुछ जो है तो बढ़ रहा है। और ये भाजपा सरकार ये चुनकर नहीं है, अभी किसी ने बताया यकीनन कि ये सीटें हराई गई है। ये जो इतनी मुंहजोरी कर रहे हैं ना, तो ये ईवीएम के भरोसे पे कर रहे हैं भाजपा वाले। उनको मालूम है आवाम ने उनको वोट नहीं दिया, इसलिए आज आवाम से वो खेटा खाटी का काम कर रहे हैं। कभी शेतकारों को गाली देते हैं, कभी यहाँ पर किसी के बुलडोजर चला देते हैं, कभी किसी का पैसा लूट के खा जाते हैं। तो इसके लिए हमको एक बड़ा ऑप्शन लोगों के सामने जो है आज मजलिस है, लेकिन हमको भी उस तरीके से पेश होना पड़ेगा लोगों के सामने। तो मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि सियासत में आए हैं तो बड़ी सिंसियरिटी के साथ हमारे कायदीन की बातों को मानते हुए काम कीजिए। फिर इंशाल्लाह आगे जब भी मुलाकात होगी बातें होते रहेंगी। तब तक के लिए शुक्रिया पूरा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब, शारिक नजबंदी साहब, पादे दादा, नासिर सिद्दीकी साहब, काका साहब काके साहब,
मेरी बहन अंकिता तई, तमाम हमारे कॉर्पोरेटर्स, जिम्मेदारान और महिलाएं मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। पिछले महीने से लगातार हम लोग पूरे महाराष्ट्र के अंदर सफर करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जिलों के अंदर जहां मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कैडर मौजूद है वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर जेडपी के इलेक्शंस, पंचायत समिति के इलेक्शंस, महानगर पालिका, नगर पालिका के इलेक्शंस, इंशाअल्लाह इस बार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरे महाराष्ट्र में ये तमाम इलेक्शन पूरी ताकत से लड़ेगी। ना सिर्फ लड़ेगी बल्कि इंशाअल्लाह जीतेगी भी। औरंगाबाद जिले के अंदर भी कई सारे ऐसे जेडपी के सर्कल्स हैं जो हम लोगों ने जिला अध्यक्ष होने के नाते आइडेंटिफाई किए थे कि यहाँ पर भी हम लोग इंशाअल्लाह जेडपी के इलेक्शंस लड़ेंगे। तो कई सारे ऐसे सर्कल्स हैं, हमारे पैठन के अंदर है, कन्नड़ के अंदर है, गंगापुर के अंदर है, हमारा वालूज का सर्कल है। इन तमाम सर्कल्स के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिम्मेदारों को मैं ताकीद कर रहा हूँ कि इन सर्कल्स के अंदर निकलिएगा, मेहनत करिएगा। इंशाअल्लाह इन सर्कल्स के अंदर जमात मजबूत है और जेडपी के सर्कल्स, जेडपी की सीट हम लोग इंशाअल्लाह औरंगाबाद जिले में चुनकर लाएंगे। जैसा कि हमारी यूथ की टीम ने एक बात कही थी, असरार में क्यों बात मेरे जहन में रह गई, शहर हमारा, मेयर हमारा, इसके ऊपर मेहनत करना है और इंशाअल्लाह औरंगाबाद शहर में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का मेयर बना रहा है। किसके सर पे सारा सजेगा अल्लाह आलम, इम्तियाज में अल्लाह को कह सकता है कि क्या कर होने वाला है और किसके सर पे सारा सजने वाला है। तो इम्तियाज भाई की बात जैसा शादी में बोले, इम्तियाज भाई की बात कभी बाहर नहीं आती या इम्तियाज भाई कभी कुछ नहीं बोलते, इसका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मुझे है। मैं फख्र करता हूँ मेरे कायद के ऊपर, इम्तियाज जलील साहब के ऊपर, जिसकी क़यादत में मैं काम करता हूँ, जिनकी निगरानी में मैं कोशिशें करता हूँ। मेरा फख्र है इम्तियाज जलील, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का फख्र है इम्तियाज जलील। एक पालक मंत्री है, 1 महीना पहले तक ये हाल था कि नींद में से उठते ही साहब ब्रश नहीं करते थे, सीधा कैमरे के सामने आके बैठ जाते थे। मगर पिछले 1 महीने से साहब गायब है, दिख रहे नहीं। इम्तियाज जलील साहब ने, इम्तियाज भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इम्तियाज भाई ने उस पालक मंत्री का किस तरीके का उसने करप्शन किया है, किस तरीके से उसने अपनी पोस्ट का दुरुपयोग किया है, यह साबित किया था पूरे पेपर के साथ। MIDC के अंदर ट्रक की पार्किंग की जगह किस तरीके से एक मंत्री ने अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर ली, इसका एक एक पुरावा इम्तियाज जलील साहब ने मीडिया के सामने रखा था और साबित किया था कि करप्शन है। करप्शन साबित करने के बाद में हमने उम्मीद करी कि महाराष्ट्र की हुकूमत न खाऊंगा न खाने दूंगा, कुछ एक्शन पालक मंत्री के ऊपर लेंगे, ये उम्मीद थी। कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा कुछ दिनों के बाद में मन्नत तक आते गए, मन्नत तक आते गए थे। इम्तियाज फिर बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करे, काका साहब SC समाज की जो जगह है, SC समाज के जो भाइयों को, हमारी बहनों को, बेवाओं को जो जगह गवर्नमेंट ने देनी चाहिए, मजलूमों को जो जगह मिलनी चाहिए, वो जगह संजय सिरसाट ने अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर दी। इसका भी पुरावा इम्तियाज जलील साहब ने मीडिया के जरिए रख दिए। उम्मीद हमने ये करे कि भाई अब तो गवर्नमेंट जागेगी, कोई एक्शन लेगी। कोई एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया। फडणवीस भी सोते रहे, अजीत पवार भी सोते रहे, शिंदे भी सोते रहे। लगा ये कि क्या इस सरकार भी पालक मंत्री के साथ मिली भी तो नहीं है? क्या शिंदे का, क्या फडणवीस का कोई शेयर इस पालक मंत्री का जो करप्शन है उसके अंदर आपका शेयर होगा, तभी आप लोग खामोश है। तभी एक पालक मंत्री का करप्शन पूरी मीडिया के सामने, पूरे मुल्क के सामने आने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन तो नहीं लिया गया, उल्टा जितने 7 करोड़ वाले थे,
जितने घरकुल योजना के फ्रॉड करने वाले थे, ये तमाम फ्रॉड करने वाले बैठ गए पालक मंत्री के घर पे, लिफाफे ले लिए, बोले साहब हम निपटते, हम मोर्चा निकालते, हम इम्तियाज अली के घर पे जाते, निकाले मोर्चा, पूरे बागर बिल्ले एक जगह जमा हो गए, निकाले मोर्चा, 200 300 300 देने के बाद भी पब्लिक नहीं आ रही थी, तो ग्रामीण इलाके से, शहर के बाहर से पब्लिक को लेकर आए, ट्रकों के अंदर भर के, मिनी डोरों के अंदर भर के लेकर आए, शहर के अंदर मोर्चा निकाले, मोर्चा निकालने के बाद में स्टेज के ऊपर से बकवास किए। कौन थे वो बकवास करने वाले? शाहरेख जसबंदी साहब, जब आप और हम मोर्चे निकालते, धरने निकालते, पुलिस से परमिशन मांगते, तो यही पुलिस हमको अटी बताती, शर्त बताती, ये करना, ये नहीं करना, ये बोलना, ये नहीं बोलना, यही पुलिस थी। जब ये मोर्चा निकला तब भी अटी और शर्ती के साथ परमिशन दी गई। सेंसिटिव मामला है, शहर का मामला है, इम्तियाज जलील का मामला है, इसलिए अटी और शर्ती लगाए। अटी और शर्त जब लगाए तो हमने उम्मीद ये किए थे कि इस मोर्चे के अंदर, इस धरने के अंदर संविधान के दायरे में रहते हुए आप तमाम बात करेंगे, मगर हुआ क्या? स्टेज के ऊपर चढ़ के अनाप शनाप बका, अनाप शनाप बकते गए। कोई कहता रहा मारेंगे, कोई कहता रहा चीरेंगे, कोई कहता रहा घर के ऊपर हमला करेंगे, कोई कहता रहा शहर में घूमने नहीं देंगे। अरे पुलिस कमिश्नर साहब, आपसे सवाल है मेरा, 100 वोटों इन आरोपियों के ऊपर, इन पागल बिल्लों के ऊपर आपने एक्शन क्यों नहीं लिए? क्या शहर का माहौल खराब करने की कोशिश आप कर रहे हैं? अगर इस तरीके की धांधली, इस तरीके की भाषा, इस तरीके की लैंग्वेज एक एक्स एमपी, एक एक्स एमएलए, एक नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए अगर कोई वापरता है तो 100 वोटों कमिश्नर साहब, आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने उठाकर इन बागर बिल्लों को अंदर डालना था। कुछ नहीं किया कमिश्नर साहब ने, कुछ नहीं किया कमिश्नर साहब ने। उस स्टेज के ऊपर एक बागर बिल्ला अपनी आंखों की सफाई में ये तक कह गया, इम्तियाज जलीलला अटक झाला पाहिजे। एक दलित समाजाचे पालकमंत्रीला ते त्रास देत आहे, त्याचं पोट दुखत आहे। मुद्दा ये नहीं है कि एससी समाज का पालक मंत्री है या क्या है, मुद्दा ये है कि वो पालक मंत्री है। मुद्दा ये है कि पालक मंत्री ने करप्शन किया, मुद्दा ये है कि पालक मंत्री ने एमआईडीसी की जगह खाया, मुद्दा ये है कि पालक मंत्री ने एससी समाज के, हमारी बहनों की, बेवाओं की जगह अपने बेटे के नाम के ऊपर ट्रांसफर करी। मुद्दा ये है कि पालक मंत्री की बीवी, जिसके पास 12.5 लाख रुपए की आमदनी बताई जाती है, उसको एक बैंक 25 करोड़ का लोन दे देती है। मुद्दा यह है कि किस तरीके से पिछले 10 साल के अंदर औरंगाबाद के अंदर यही पालक मंत्री ने, यही आंदोलन ने करप्शन किया और एससी समाज का होने के आज बात कर रहे हैं, जबकि पिछले 15 साल में खुद को भगवादारी बताए। ये एससी समाज के पालक मंत्री जो आज खुद को एससी समाज का बता रहे, काका साहब आप गवाह है, पिछले 15 साल में यही पालक मंत्री ने हर स्टेज के ऊपर खुद को भगवादारी बताया, हिंदुत्व बताया, और आज ये पालक मंत्री एससी समाज की आड़ लेने की कोशिश कर रहा। कहां था ये पालक मंत्री जब मुकुलवाड़ी के अंदर एससी समाज के हमारे भाइयों के, बहनों के घरों को उजाड़ा गया? कहां था ये पालक मंत्री जब मुकुलवाड़ी के अंदर वो कमान जो एससी समाज का गौरव है, जो एससी समाज के सर का ताज है, जब वो कमान गिराई गई तब यह पालक मंत्री कहां था? कहां था यह पालक मंत्री जब कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठी हमारी बहनें, हमारे भाई पिछले महीनों से धरने पर बैठे हैं, एक बार उनके पास जाने के लिए इसको मौका नहीं मिला।
वक्त पर नहीं मिला, मगर आज ऐसी हो गई। मैं इस मंच से मुंशी पुलिस कमिश्नर साहब आपसे कह रहा हूं, इन बागर बिल्लों के खिलाफ एफआईआर दाखिल कीजिए, जिन बागर बिल्लों ने उस मोर्चे के अंदर स्टेज के ऊपर से माइक के जरिए बदतमीजी करे, शिवगार करे, मारने की धमकी दिए, घर के ऊपर हमला करने की धमकी दिए। अगर इनके खिलाफ आपने एफआईआर दाखिल नहीं किए तो आने वाले वक्त के अंदर 4 से 5 दिन के अंदर शाहरेख नजबंदी साहब आप एक एप्लीकेशन देंगे पुलिस कमिश्नर के पास कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक मोर्चा निकालने वाली है, एक धरना करने वाली है, और उस धरने के अंदर जिस भाषा में तुमने बात किए थे उस भाषा से अच्छी भाषा में हम लोग बात करेंगे। सिर्फ तुम्हारे मुंह जबान है, हाँ, इम्तियाज भाई ने हमको भी बोलना सिखा दिए, और जब बोलेंगे तो तुम्हारी चड्डी गीली कर देंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर एक बार अदबन हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर साहब से, जिन बागर बिल्लों ने उस मोर्चे के अंदर बदतमीजी करे, धमकी दिए, खुलेआम जान से मारने की धमकी दिए, चीर-फाड़ करने की धमकी दिए, घरों के ऊपर हमला करने की धमकी दिए, अगर उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल नहीं की गई तो अगला मोर्चा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का होगा। और हमारे मोर्चे में एक बार बोलते धरना है, मोर्चा है, तो पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे अल्लाह अकबर कहने के ऊपर आवाज आती। क्या आवाज आती? देखिए शक्ति कपूर का क्या? अरे छोटे मोटे की बात मत करो, हम बड़ी बात करो ना। अब इंचार्ज देने वाले बड़ी बात करो, तो छोटे मोटे के चक्कर में नहीं डालेगा। पालक मंत्री से भिड़े थे, बच्चों की बात क्या कर लेगा? देखिए कितने दिन पढ़ने वाले जी, कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं होता इससे। देखिए तमाम 7 करोड़ के फ्रॉड करने वालों से, तमाम घरकुल योजना के फ्रॉड करने वालों से, एक शेर में आपकी बात बता देता हूं। एक शेर में किसी ने बोला बहुत बकवास करे, एक शेर में आपका जवाब है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जब में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जब में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जब में, कई घर नए बने वाले भी दूर भी होंगे तो वो भी आ जाते, नया बनाया होगा कोनवाड़े में, ओपे में, वो भी आ जाते। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जब में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान या हमारा मंडप थोड़ी है, मन्नत तक आने की बात करने वालों, ओपन चैलेंज कर रहा हूं तुमको, आके दिखाओ रे, सिर्फ बाता करने का, बड़बड़ करने का मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन डरने और घबराने वालों की जमात नहीं है। जिस दिन नौबत आएगी, इंचार्ज भाई आप शहर में नहीं मिले तो हम निपट लेते बाहर भी लोग, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। इंशाअल्लाह इसी तरीके से जमात में अंजाम देते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको नमन करते हुए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, इनको नमन करते हुए मैं स्टेज पे बैठे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, पारदे साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी समीर साहब, जमीर भाई, काकड़े साहब, असरार भाई और जितने भी हमारे कॉर्पोरेटर यहाँ मौजूद हैं, हमारे पदाधिकारी, अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज का जो यहाँ का मीटिंग का रखा गया था वो एकदम शॉर्ट नोटिस पे था। मैं भी अपने बेटे के एडमिशन के लिए बैंगलोर गया हुआ था, साहब का मैसेज देखा, मेरा टिकट 3 तारीख का था, लेकिन मैं आज का ही टिकट करके औरंगाबाद वापस आया हूं।
साहब, जैसा कि आपको पता है कि मेरे बेटे ने एक क्लैट का एग्जाम दिया था, ऑल इंडिया रैंक उसका 18th आया है उसमें। जो बैंगलोर की, जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है बैंगलोर की, उसमें उसको प्लेस मिली है, 300 सीट ही है उसमें। तो मुझे फख्र होता है कि मैं MIM का SC कैंडिडेट होते हुए अपने बेटे को पढ़ाया और इस मकान पे लेके आया। भाइयों, मैं एक नॉर्मल फैमिली से आता हूं, जो फैमिली यानी मेरे दादाजी जो थे वो एक्स सर्विसमैन है, मिलिट्री में थे। मेरे फादर एक क्लास 1 ऑफिसर थे, मैं एक इंजीनियर हूं। हमारी एक पढ़ी लिखी फैमिली है, जो पढ़ी लिखी फैमिली जहां पर कभी सियासत या पॉलिटिक्स कभी नहीं थी, लेकिन MIM ने मुझे चांस दिया और मैं आज MIM का दलित कॉर्पोरेटर MIM से चुन के आया हूं। भाइयों, ये एक फख्र की बात है कि मैं MIM से जुड़ा 2014 में जब मेरा एक दोस्त क्लिप लेके आता था, असद साहब, अकबर साहब की जो क्लिप्स देखते थे हम, और MIM की तरफ हम अट्रैक्ट हुए। और MIM के जब 2015 के कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आए तो मुझे बहुत फख्र के साथ, मैं जिन्होंने मेरे पास आए थे वो अपने राष्ट्रवादी के कार्यकर्ते थे। उन्होंने मुझे बोला कि भैया आप यहां से कॉन्टेस्ट कीजिए। मैं बोला नहीं भाई, अगर आप MIM का टिकट अगर मुझे दिला सकते हो तो मैं बिल्कुल कॉन्टेस्ट करूंगा। और आपको बताते हुए फख्र होता है कि मुझे टिकट इम्तियाज जलील साहब की वजह से, एक छोटा सा एक रेज्यूम दिया था आपका, इम्तियाज भाई का एक ऑफिस था बुड्डी लेन में, वहां पर एक रेज्यूम दिया था, फोटो थी उस पर और मेरा बायोडाटा था। साहब के पास उसी वार्ड से 5-5, 10 लाख रुपए देने वाले लोग आए थे, लेकिन साहब ने डिनाई किया और टिकट मुझे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां से टिकट पे मैं जीत के आया। भाइयों, मुझे फख्र होता है कि मैं 10 साल 11 साल से MIM से जुड़ा हूं और मैं कभी भी ये नहीं बोला, कभी कोई आता है मुझे मेरे पास काम लेके तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे उसका काम करता हूं, उसका समाज नहीं देखता हूं, और मैं प्रेफरेंस देता हूं कि वो बंदा कोई भी हो, वो मुस्लिम समाज का हो तो मैं उसका देना बनता हूं, क्योंकि मुस्लिम समाज ने मुझे रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया, MIM ने मुझे रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। भाइयों, और जैसे कि अभी समीर भाई ने बताया कि कुछ दिन पहले एक मोर्चा निकला था, उसके अंदर कुछ बागर बिल्ले कुछ भौंक के गए। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं समीर भाई, आप बेफिक्र रहो, ये कुछ करने वाले लोग नहीं है। उसी में का एक जो बागर बिल्ला था, जो 3 इलेक्शन यानी 15 साल या 20 साल से जो खुद को बोलता था चरवड़ में है, वो कभी खुद के दम पे एक कॉर्पोरेटर का इलेक्शन जीत नहीं सका। वो मजलिस के टिकट पे उसके बीवी को मजलिस में टिकट दी, और वो बागर बिल्ले की मिसेस, मेरी भाभी, मेरी बहन, जो कॉर्पोरेशन के अंदर कॉर्पोरेटर बन के गई, उस बंदे को इम्तियाज जलील साहब ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट दिए। उसके बाद में 2019 के इलेक्शन में वही बागर बिल्ले को साहब ने MLA का इलेक्शन दिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने सिर्फ MIM पे या मुसलमानों पे इल्जाम लगाने का काम किया। भाइयों, उसने कभी ये नहीं समझा, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2019 में उसने जो टिकट मांगा था उसके पीछे भी कोई कॉन्स्पिरेसी हुई होगी, क्योंकि जैसे चीजें अभी सामने आ रहे कि एक काळे बोल के जो एडवोकेट वो हमको रिप्रेजेंट करता था, हमारे पार्टी के कॉर्पोरेटर, हमारा फिरियादी जो अपना वकील था साहब, वो जो बता रहा है कि वो शिरसाट का साला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत ही उसको अपने पास 2019 में भेजा गया होगा, जो भी है। लेकिन तूने याद रखना चाहिए था कि तू कॉर्पोरेटर या तेरी मिसेस कॉर्पोरेटर बनी, तू जिला अध्यक्ष बना, तेरे को वो भी दिन देखे थे जब अमितेश कुमार साहब यहां आए थे औरंगाबाद में, तेरे साथ क्या किया गया था। अरे बालर बिल्ले, यही इम्तियाज जलील साहब थे जब, और कॉर्पोरेटर जब अमितेश कुमार के कैबिनेट में गए थे, तेरी MPD निकलने वाली थी, MPD की फाइल बन गई थी। यही इम्तियाज जलील साहब थे जिन्होंने अमितेश कुमार के आंखों में आंख डाल के बात किए थे और तेरी MPD कैंसिल हुई थी, भूल गए रे तू वो दिन। और तू आज मारने की और बोलता है, पब्लिकली बोलता है या किसी को फोन पे बोलता है मेरी लड़ाई मजलिस से नहीं है, मुसलमानों से नहीं। इम्तियाज जलील, अरे तेरी औकात है क्या इम्तियाज जलील से बात करने की, लड़ने की? अरे यहाँ बैठे इम्तियाज जलील के सिपाही, आजा कभी भी फोन कर, बात कर, बुला। इम्तियाज जलील बहुत दूर है, हम है यहाँ पर, लड़। और रही बात दूसरे बागर बिल्लों की, वक्त आने दो, उनसे भी निपटेंगे साहब, आपको तो आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ भरोसा करो।
इम्तियाज भाई तुम आगे बढ़ो भाई। भाइयों, अभी ये तो बात हुई थी बागर बिल्लो की, या जो हमारे सदर की तरफ नजर उठा रहा उसकी। लेकिन भाइयों, अभी जैसा कि हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि जल्द से जल्द कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट भी अभी प्रिपरेशन में है। अभी जो पहले जो 2015 में हमने जो फेस किया था इलेक्शन, वो एक सिंगल वार्ड था, और अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब, अकबर साहब, इम्तियाज जलील साहब की वजह से हमारी काफी सारी सीटें जीत के आई थी। लेकिन इस बार जो है गवर्नमेंट पैनल सिस्टम में जा रही है। पैनल सिस्टम में 3 या 4 का पैनल होगा। उसमें हम लोगों को बहुत मेहनत से, यानी माइक्रो प्लानिंग जो होती है उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। इसमें अपने जो संगठन के जो पदाधिकारी रहेंगे वो गाइड करेंगे। लेकिन हम लोगों को जैसा, ठीक है, इसके पहले के इलेक्शन में हमारे एक दूसरे के साथ जो भी नाइत्तेफाक होंगे या डिफरेंसेस होंगे, उसको बाजू रखते हुए भाइयों, आपने अभी ये जो 3 महीने या 6 महीने के अंदर देख लिया, अपने जब खासदार थे, अपना जब एमएलए थे, तो हमारी क्या पोजीशन थी शहर में, और आज 6 महीने में हम क्या फेस कर रहे हैं। जो बंदा एडमिनिस्ट्रेशन से भिड़ता है उसको ये इस चीज का एहसास है कि जो अधिकारी देखता था विकास रेड्डी आया है, वो विकास रेड्डी को नहीं देखता था, उसके पीछे जो खासदार साहब का जो टैग लगा था वो देखता था। तो भाइयों, इसी तरह से अपने को अपनी ताकत बढ़ाना है, अपने डिफरेंस। भले ही जैसे कि मेरे पहले बोला गया है कि 4 लोग टिकट मांगेंगे, उसमें से 1 को टिकट दिया जाएगा, लेकिन बाकी के जो 3 रहेंगे वो उसके कंधे से कंधा लड़ा के, उसको जीत के, उसको औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भेजने की ताकत रखना और हेल्प करना, जिससे कि अपनी जो ताकत है औरंगाबाद में दिख के आए। जय भीम, जय भीम, ये बोल के मैं तब वैसे कायम रहेगी। दूसरी खास बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि साहब के खिलाफ जिन लोगों ने भी मोर्चा निकाला, वो मोर्चे की ऐलान होने के बाद में हम लोग, मेरे साथ मिलिंद खंडारे थे, मैं अलग अलग इलाकों में घुमा हूं। हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग थे उनसे हमने चर्चा की। सभी लोग साहब का नाम ले रहे थे, कोई उनके साथ नहीं था। और जिस दिन मोर्चा था, मैंने देखा वो उस्मानपुरा एक एरिया है, तकरीबन 35,000 से आगे वहां पर दलित लोग रहते हैं। वहां पर सवेरे से तकरीबन 12 बजे तक 2 बसेस खड़ी थी, कोई आदमी उस पर बैठा नहीं। जो कुछ लोग आए कि टेम्पू में आए थे, 50-200 आएंगे, 35,000 में से 200 आए होंगे ज्यादा, उससे ज्यादा लोग नहीं आए। तो ये संदेश हमारे शहर के दलितों ने दिया है कि यहाँ की आवाम इम्तियाज भाई के साथ में है। और मराठी में कहावत है साहब, जे होतं ते चांगल्यासाठी होतं। उन लोग अगर मोर्चा नहीं निकालते तो आपकी छवि दलितों में अच्छी नहीं होती थी। जो पहले कंफ्यूजन था वही कायम रहता था, लेकिन मोर्चा होने के बाद में और जिस लैंग्वेज में उन लोगों ने भाषण किया है वो सब सुनने के बाद में आपकी छवि पहले से भी और बेहतर समाज के अंदर बनी। और डर ये था, ये कोई एमपी मिनिस्टर का घोटाला बाहर निकला इसलिए गुस्सा है, ऐसा नहीं है। तो इनसे बड़ी साजिश यहाँ के आरएसएस वालों ने यह की है कि पहला उनको एक धक्का लगा था जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो यहाँ के दलित और मुसलमानों ने एक जगह वोट करके एक सांसद को जन्म दिया था, तब उनको ज्यादा झटका लगा। दूसरा झटका 2024 में उत्तर प्रदेश में नगीना एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे भाई चंद्रशेखर आजाद जी दलित और मुसलमानों के वोट के आधार पर दूसरा झटका यहाँ पर जब दे दिया, तो यहाँ की आवाज सतर्क होगी और उन्होंने ये शुरू कर दिया कि दलितों और मुसलमानों में झगड़ा कैसा हो जाए। वो बहाना ढूंढते रहे, तो यहाँ पे मिल गया, उनको कर दिया उन्होंने काम। लेकिन हमारे दलित समाज के जो समझदार जो लोग हैं वो सब के सब साथ के साथ है, वो आपको चुनाव में आते समय में दिखेगा जरूर। हम लोग कोशिश वही कर रहे हैं और बड़े तादाद के साथ हम लोग साथ के साथ आने के लिए तैयार है। दूसरा कैसा है कि लश्कर के बिना दुनिया में कोई जंग नहीं होती, लश्कर के बिना दुनिया में कोई जंग नहीं होती और मां बाप के सिवा किसी की आंख नम नहीं होती।
माँ बाप के सिवा किसी के हाथ नम नहीं होती, लाख टुकड़े कर दो सोने की उसकी कीमत कम नहीं होती। आप सोना वसान आपकी कीमत कभी कम नहीं हुई। हम सब लोग यहाँ तुम्हारे साथ कंधे से कंधा लगाकर आने वाले सभी चुनाव में हम लोग आपके साथ रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा समाज के लोग अपने साथ कैसे आएंगे कोशिश हम जरूर करेंगे। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।